इकोनॉमिक्स यूनिट 6 फर्स्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ रिसेशन। देखो, जब कंट्री का जीडीपी और आउटपुट गिरता है तो उसको रिसेशन बोलते हैं। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमको सिर्फ फॉल इन कंट्रीज जीडीपी नहीं लिखना है, उसके लिए दो में से एक ही नंबर मिलेगा। दो में से दो कब मिलेगा? फॉल इन कंट्रीज जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, 3 months इज 1 quarter, सो दैट इज दे वांट टू से if for continuously 6 months any country's gross domestic product is falling, then it is called as recession. Okay. तो मैम टाइम भी स्पेसिफाई करना पड़ता है ना? Yes, for this you will get Okay. 1 more mark. So if it is for 2 marks, then you have to mention time also. So recession is fall in country's gross domestic product or output over a period of 2 successive quarters, that is 6 months. Next question I am explaining. 2 reasons why economy have high foreign exchange rate. देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट हाई कब होगी? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज योर करेंसी, योर होम करेंसी अगेंस्ट अ फॉरेन करेंसी. सो व्हेन विल इट बी हाई? हाई डिमांड ऑफ करेंसी, यदि तुम्हारी करेंसी का डिमांड हाई होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी हाई होगा उसका. सो फर्स्ट आंसर इज हाई डिमांड ऑफ करेंसी. दिस में अराइज फ्रॉम गुड क्वालिटी. मे बी you are producing good quality goods at reasonable prices. ठीक है, एंड यू आर कीपिंग द प्राइस ऑफ योर एक्सपोर्ट्स लो. तो ऐसे केस में दुनिया तुमसे तुम्हारा प्रोड्यूस सामान खरीदना चाहेगी. सो हाई डिमांड ऑफ करेंसी, दिस में अराइज बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स यू आर प्रोड्यूसिंग एंड लोअर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स. नेक्स्ट, स्पेक्यूलेशन. जब हम फ्यूचर का सोचते हैं कि अरे फ्यूचर में ऐसे होगा, इसका प्राइस बढ़ेगा, तो हम आज ही और खरीदना चाहते हैं. तो स्पेक्यूलेशन दैट करेंसी विल राइज इन फ्यूचर, सो टुडे ओनली यू वांट टू बाय मोर. तो इसीलिए हाई फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाता है. गवर्नमेंट सेटिंग हाई एक्सचेंज रेट बाय बाइंग द करेंसी. गवर्नमेंट भी तो आ सकती है ना बीच में कि मुझे मेरा करेंसी का एक्सचेंज रेट हाई चाहिए. So for that the government will start buying the currency. So this, if it comes for 4 marks, ये तीनों point cover हो जाने चाहिए. This is for 4 marks. Next we are doing a very important question for 8 marks. I am discussing the key points here. You have to elaborate. Now discuss whether fall in international value of currency will always benefit an economy. तो पहले तो समझ लो ना कि फॉल इन करेंसी क्या होता है. मान लो अर्लियर इट वाज $1 is equal to ₹60. That is, if I as a Indian want to buy $1, मुझे ₹60 देने पड़ेंगे. But now $1 is equal to ₹70. तो ये तो फॉल इन इंडियन करेंसी हो गया ना, कि अब मुझे $1, वही $1 खरीदना है तो मुझे ₹70 दे के $1 खरीदना पड़ेगा. पहले मैं ₹60 दे के $1 ले लेती थी. तो दैट इज फॉल इन माय ओन करेंसी. तो इसमें क्या होता है, जब ऐसा होता है ना, तो एक्सपोर्ट्स हमेशा बहुत ही टेम्पटिंग हो जाते हैं. बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टी, करती है ना चाय एक्सपोर्ट. तो पहले फॉरेनर्स $1 देते थे और ₹60 जितना चाय लेके जाते थे. बट अभी $1 देके ₹70 जितना चाय लेके जाएंगे ना, क्योंकि मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हुई, दैट इज रुपीज डेप्रिशिएट हुआ. तो ऐसे में वो ज्यादा चाय खरीदना चाहेंगे इंडिया से. तो एक्सपोर्ट्स तो बहुत टेम्पटिंग हो जाएंगे, लेकिन हमको इंपोर्ट महंगा पड़ेगा ना. जो ₹60 दे के पहले मैं $1 ले रही थी, अब वही $1 लेने के लिए पहले मुझे ₹70 देना पड़ेगा, ₹10 ज्यादा. और फिर $1 में जितना सामान आता है वो लोग तो उतना दे देंगे. तो पहले ये समझ में आया कि फॉल इन इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होता है. जब यहाँ पे नंबर तुम्हारा बढ़े, 60 का 70 हो, तो तुम्हारा इंटरनेशनल वैल्यू फॉल हो रहा है. समझ में आया ये बात? तो ऐसे में
आप क्या करोगे, देखो इसके इफेक्ट्स में फर्स्ट इफेक्ट लिखो, आपकी एक्सपोर्ट प्राइस लोअर हो गई है ना, सो लोअर एक्सपोर्ट प्राइस, मैं सिर्फ कीवर्ड्स बताती हूँ आपको, लोअर एक्सपोर्ट प्राइस, फिर इंपोर्ट प्राइस रेज हो गई, तो नेक्स्ट कीवर्ड हर एक 1 1 मार्क का है, रेज इंपोर्ट प्राइसेस, फिर अब तो कोई भी मेरे कंट्री से चाय पत्ती लेना चाहेगा, पहले 60 रुपीज में $1 जितनी मिल रही थी, अब तो 70 जितना वो लेके जाएगा, सो मेक डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स मोर इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव, नेक्स्ट पॉइंट, मेक डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स more internationally competitive, ठीक है, सो अब यदि मैं ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगी, दिस में रेज माय एक्सपोर्ट रेवेन्यू, है ना, मे रेज एक्सपोर्ट रेवेन्यू, जब बहुत लोग आके मेरी कंट्री से चाय पत्ती खरीदेंगे तो मेरा एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ने का चांस है, लेकिन अब मैं इंपोर्ट करने से डरूंगी भाई, पहले 60 रुपीज में $1 जितना मिलता था, अभी 70 देना पड़ेगा, मे लोअर इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट पॉइंट, मे लोअर इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, ओके, यदि ऐसा होता है कि मैं बहुत एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाती हूँ, आई एम एबल टू डू दैट मच एक्सपोर्ट, तो मेरा करंट अकाउंट पोजीशन अच्छा होगा ना, मेरे पास फॉरेन रेवेन्यू ज्यादा आएगा, तो मेरा करंट अकाउंट पोजीशन इंप्रूव होता है, मैं इंप्रूव करंट अकाउंट पोजीशन, और रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट, देखो दो चीज होता है, सरप्लस या डेफिसिट, यदि आपके पास पैसा बचता है, आपका एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट से तो सरप्लस है, यदि आपका इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो डेफिसिट है, सो दैट में इंप्रूव करंट अकाउंट पोजीशन और रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट, तो मैम सरप्लस ज्यादा हो तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, जितना पैसा बचेगा, जितना एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, फॉरेन करेंसी तेरे पास उतनी ज्यादा आएगी, तूने एक्सपोर्ट किए हाँ से $1 लाख का, 1 लाख का तुमने एक्सपोर्ट किया और सिर्फ तुमने 30,000 ही इंपोर्ट किया है, तो 70,000 तुम्हारे पास बच गया सरप्लस, अच्छी बात है हाँ ना, हाँ मैम, वो तो है। पर अगर हम लोग का अगर सरप्लस में हो गया और फिर हम लोग का उसमें उसकी वजह से करेंसी अप्रिशिएट भी हो सकता है, तो फिर वो तो उन तो लोग के वो लिए साइकिल है, जो इम्पोर्ट करते हैं उन लोग के लिए तो वो गंदा होगा ना, तो वो लोग हम लोग से नहीं खरीदेंगे। लेकिन अच्छा मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि वो सारा पैसा मैं बचा के ही रखूंगी, मुझे भी तो दूसरी कंट्री से सामान खरीदना होता है, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, पेट्रोल, हाँ ओके। टेक्नोलॉजी, हाँ। तो मेरे पास वो पैसा बच जाएगा स्पेंड करने के लिए, मैं बचा के नहीं रख रही हूँ, जहां मुझे चाहिए वहां स्पेंड कर रही हूँ, हम्म। वो स्पेंड करने के लिए अब हाँ मेरे पास सरप्लस है, ओके, ओके। हाँ, नेक्स्ट तो इज, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हाँ इसीलिए तो हम बैलेंस करते हैं, है हाँ ना, सो ओके। हाँ हाँ। अब यदि मेरे पास पैसा है तो मैं ज्यादा मेरी कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ, जब मेरी कंट्री में आउटपुट ज्यादा होगा तो मेरा जीडीपी ज्यादा होगा, तो ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है, प्रोड्यूसिंग मोर
Domestic products may raise output and GDP. Producing more domestic products may raise output, GDP. अच्छा, किसी भी कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप ही बढ़ेगा ना. सो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. ये सब आगे एक्सप्लेनेशन में एक एक नंबर देके जाती है, ये बात तो लिखने की होती है ना. रेज इन इकोनॉमिक ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट एंड यदि लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ है, उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा. पूरा साइकिल है, सबको कवर करो. मोर प्रोडक्शन, मोर आउटपुट, जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट में रेस हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड्स रेस हुआ. कई बार क्या होता है, बट मुझे कुछ चीजें प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल बाहर की कंट्री से लाना ही पड़ता है. तो ये अब इस केस में जब पहले $1.60 था, अब ₹70 है, मुझे रॉ मटेरियल तो दूसरी कंट्री से लाना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है. और ऐसे केस में जब इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ेगी, तो वो सामान मेरे लिए रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, तो फिनिश प्रोडक्ट को मुझे महंगा ही बेचना पड़ेगा. एंड दैट विल कॉज इन्फ्लेशन. समझ में आ रहा है? सो व्हाई इट माइट नॉट में लिखो, व्हाई इट माइट नॉट. जब भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, व्हाई इट माइट, व्हाई इट माइट नॉट, दोनों लिखते हैं हम, ठीक है ना. हायर इंपोर्ट प्राइसेस may make raw materials expensive. लिखो, higher import prices may make raw material expensive. तो जब मुझे ही रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हाई होने ही वाला है. तो इससे नेक्स्ट कनेक्ट करो, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ ऊपर. हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, यदि मेरा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो हाई सेलिंग प्राइस भी होगा, कॉजिंग इन्फ्लेशन. हाई सेलिंग प्राइस कॉजिंग इन्फ्लेशन. कई बार क्या होता है, ऑल्दो इंडिया की चीजें टेम्पटिंग है, भाई पहले ₹60 जितना ले जा रहे थे, अभी ₹70 जितना लेके जाओ, $1 देके. बट कई बार फॉरेन गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, कोटा लगा देती है कि इससे ज्यादा आप कंट्री में मत लेके आ जाओ. तो फिर तो यार हमारा तो वैल्यू भी गिर गया, और उसके बाद भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो हमारे को तो डबल नुकसान हो गया ना. सो समटाइम्स trade restrictions are imposed by foreign government. लिखो, sometimes
trade restriction are imposed by foreign government. कि इतना ही इंपोर्ट करेंगे आपकी कंट्री से, उससे ऊपर नहीं, तो वो हमारा नुकसान हो जाता है फिर। एंड कुछ चीजें बहुत नेसेसिटी है कि वो हमको इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, कोई टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे इंडिया में मशीन चल रही है, ठीक है, लैपटॉप्स है, यदि यदि इंपोर्ट करना है तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में जहां हम इंपोर्ट को कम नहीं कर सकते, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर में राइज बराबर है, तो ये भी तो नेगेटिव पॉइंट हुआ, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर में राइज। तो फटाफट 2 मिनट में ये रिकैप करो जो है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So 3 very important questions we discussed. अभी देखो, there is a concept called as trade protection. मतलब हम हमारे होम कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि फॉरेन में, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में प्रोड्यूस गुड्स मोर रीजनेबल देन अस, देन फिर इंडियन प्रोड्यूसर्स कहाँ जाएंगे, उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, होम कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स को। तो राइट डाउन द मैम क्वेश्चन। तो फिर वो एमएनसीज का वो हुआ ना कि अगर एमएनसीज हम लोग के कंट्री में आएगी तो वो डोमेस्टिक फर्म्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, हाँ, और इसीलिए गवर्नमेंट क्योंकि वो प्रोटेक्ट, टाइप ऑफ मोनोपोली हो जाएगा एक। हाँ, मतलब फॉरेन, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज बेटर है। सी आज लेट्स टॉक अबाउट चाइना। देखो जनरली या तो कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव होती है लेबर, या लेबर इंटेंसिव होती है, या तो उसका कैपिटल अच्छा है, जैसे कि मशीन्स, टूल्स, टेक्नोलॉजी उसके पास अच्छा है, यूएस यूके जैसे, और या फिर इंडिया जैसे लेबर इंटेंसिव, लेबर अच्छा है, स्पेशलाइज लेबर रीजनेबल प्राइस पे मिलता है। लेकिन कोई कोई कंट्री ऐसी होती है लाइक चाइना, जिसमें कैपिटल भी है और लेबर भी है, उसके सामने अब टिकना है इंडिया को। कई बार होम कंट्रीज डोमेस्टिक जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है वो कैसे टिकेंगे, वो लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेंगे, बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, ये लोग छोटे हैं तो इनको तो कभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगे ही नहीं, बट फिर इंडियन लोगों को काम कैसे मिलेगा। तो उसमें गवर्नमेंट आती है बीच में, ट्रेड प्रोटेक्शन करती है, टैक्स या टैरिफ लगा देती है कि अच्छा तुम मान लो, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, something is being sold in India by an Indian producer at 50. China comes and say, I will sell it at 10. अरे वो कैसे टिकेगा? 10, 10 और 50, लोग तो 10 वाला ही खरीदेंगे ना। तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है, भाई मुझे प्रोटेक्ट करना है मेरे प्रोड्यूसर्स को, लगा 40 इस पे टैरिफ, यानी 40 टैक्स लगा दिया। तो दैट केस में अब वो भी 50 में बिक रहा है, इंडियन प्रोड्यूसर का भी 50 में बिक रहा है, अब दोनों में कंपटीशन हेल्दी है। मैम मैंने भी इसमें इंडिया का एकदम लाइव एग्जांपल देखा था कि मतलब इंडिया ना वॉलमार्ट को एंटर करने नहीं दे रही थी, क्योंकि वो लोग डोमेस्टिक फर्म्स को वो डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि
वो कम, एकदम कम दाम में बेचेगी कंपेयर टू अदर फर्म्स। तो इसके लिए, और अगर वॉलमार्ट को उन लोग ने, मतलब इंडिया ने वॉलमार्ट को एक कंडीशंस भी थोड़े दिए थे, लेकिन वो वॉलमार्ट के ये प्रॉफिट में नहीं थे, तो फिर वॉलमार्ट ने ये डिसएग्री कर दिया इंडिया में आने को। हाँ, तो कई बार ऐसा रूल्स बना देते हैं कि भाई वो खुद ही चला जाए। हम लोग इतने सारे पॉपुलेशन है, हमारे लोगों को भी काम मिलना चाहिए। सो ट्रेड प्रोटेक्शन विल इट इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, यदि ट्रेड प्रोटेक्शन है मतलब हम हमारे डोमेस्टिक फॉर्म्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो डोमेस्टिक फॉर्म्स need to be protected from foreign competition. अभी देखो, यदि इंपोर्ट्स बहुत आ रहे हैं, फिनिश गुड्स का इंपोर्ट्स, कई बार फिनिश गुड्स वो सस्ते दाम में इंडिया में उतार सकते हैं। इफ फिनिश्ड इंपोर्ट्स आर चीपर, if finished goods imports are cheaper, सबसे पहले तो बहुत सारा माल इंडिया में आ जाएगा। सो देयर विल बी चॉइस फॉर कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, देयर विल बी चॉइस फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, बट कई बार बाहर की फैक्ट्रीज आके इंडिया में लग जाए तो वो तो अच्छी बात है ना। इफ फॉरेन एमएनसी इज कमिंग एंड प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट भी बढ़ेगा। सो इफ MNC multinational company allowed to produce in India, अच्छी बात क्या हो जाएगी पता है? इंक्रीज इन आउटपुट या रेज्ड आउटपुट एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। देयर विल बी increase in output and employment. बट जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज होती है, मैं नेगेटिव में बोल रही हूँ अभी, इन्फेंट इंडस्ट्रीज यानी कि छोटी है वो, एज कंपेयर टू वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज, वो तो बिजनेस के बाहर फेंकी जा सकती है, वो टिक ही नहीं पा रही कंपटीशन को। सो लिखो इन्फेंट इंडस्ट्रीज may be driven out of the business. तो यदि वो लोग भी तो कुछ लोगों को तो काम दे ही रहे थे, तो कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। बाहर ऊपर लिखा था प्लस पॉइंट में MNC आएगी तो लोगों को काम देगी,
लेकिन हमारे यहाँ की इन्फेंट इंडस्ट्री के लोग जो काम कर रहे थे वो भी तो बाहर जाएंगे, तो दिस विल कॉज अनएम्प्लॉयमेंट। 10, एक वर्ड है डंपिंग। डंपिंग क्या होता है सुनो, बाहर की कंट्री मैम इतना मैं एक बार पैसा ट्राई करूँ। देती है। हाँ बोलो। हाँ, डंपिंग है जब भी एमएनसीज आके हम लोग के कंट्री में और बहुत सस्ते दामों में बेचती है गुड्स एंड या सर्विसेज। सो लिखो फॉरेन फर्म्स। मतलब जैसे कि मतलब वो उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी लोअर प्राइसेस रखती है। वेरी गुड। फॉरेन फर्म्स सेल बिलो कॉस्ट प्राइस, जस्ट मार्केट में कंपटीशन तोड़ देने के लिए। फॉरेन फर्म्स सेल बिलो कॉस्ट प्राइस। तो ये तो अनफेयर कंपटीशन हो गया ना, टू ड्राइव डोमेस्टिक फर्म्स आउट ऑफ द बिजनेस। यदि ऐसा करेंगे तो वो जो टैक्स दे रहे थे वो भी कम होगा, लॉस इन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। लिखो लॉस इन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू।